नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित तमाम खबरों पर आपसे बात करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सकें और अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की संभावनाओं को बढ़ा सकें। सामान्यतः हम इस तरह से चर्चा करते हैं टॉपिक पर कि न केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो, बल्कि मुख्य परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं भी आपकी क्लियर हो जाएं और जिससे उत्तर लेखन में आपको मदद मिले। सामान्यतः 3, 4 या 5 खबरें जितनी भी एक सप्ताह में महत्वपूर्ण रही हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि किन खबरों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पिछले सप्ताह महत्वपूर्ण रही है। पिछले सप्ताह 3 महत्वपूर्ण खबरें थी जो जिनके बारे में आपको समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक है संसदीय स्थायी समिति की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो विभिन्न फसलों पर दिया जाता है, उसको लेकर के किस प्रकार की सिफारिशें की गई हैं, तो इस सिफारिश को देखेंगे। साथ ही क्या अमेरिका बिटकॉइन को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व यानी रणनीतिक रिजर्व के रूप में इस्तेमाल करेगा, उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा, विकसित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में, डोनाल्ड ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट अमेरिका है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को बिटकॉइन को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में किस प्रकार से काम कर सकता है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अन्य कौन से उदाहरण हैं। इसके बाद एक चर्चा में रहने वाला बिंदु यह भी है कि भारत सरकार ऐसा हो सकता है कि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है उसको आने वाले समय में बंद कर सकती है। तो उसके बंद करने के क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार की इस स्कीम को लेकर के सरकार की चिंताएं हैं, उन चिंताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इन सभी पर आपके लिए एक एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और नोएडा में हाल ही में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए थे और 2 महत्वपूर्ण बैच और प्रारंभ होने वाले हैं। ये कब-कब प्रारंभ होंगे? जैसे नोएडा में हिंदी माध्यम का जो आईएजीएस फाउंडेशन बैच है, ये 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। और इंग्लिश माध्यम का आईएजीएस फाउंडेशन बैच 9 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं। जहां पर ये क्लास चलेंगी उसका पता क्या है? उसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास ये स्थान स्थित है। तो आप इसमें एडमिशन जरूर लीजिए इन बैचेस में। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं। आईएएस हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच, जैसे प्रयागराज में बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इसके अलावा लखनऊ में बैच 23 दिसंबर 2024 से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय है सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इन बैचेस के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इकोनॉमी दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगी। चलिए अब पहली खबर पर विस्तार से बात करते हैं, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि विभिन्न फसलों पर प्रदान किए जाते हैं, उसको लेकर के संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश से जुड़ा हुआ है। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसने इसको लेकर के कुछ सिफारिश की है। तो कब पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं। खबर यही है कि 17 दिसंबर 2024 को संसदीय स्थायी समिति ने किसानों के कल्याण यानी उनके वेल बीइंग में सुधार के लिए कई उपाय सुझाए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला एक कानून लागू किया जाए, ताकि किसानों को अलग अलग फसलों पर उन्हें कितना दाम मिलेगा उसकी एक कानूनी गारंटी मिल जाए। कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 18वीं लोकसभा में किसान और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों 2024-25 पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली समिति ने बजटीय आवंटन बढ़ाने यानी किसानों के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने, पराली निपटान के लिए मुआवजा प्रदान करने किसानों को और कर्ज माफी सहित कई उपायों पर सिफारिश की है। तो ये उपाय किस प्रकार के हैं? एक विस्तृत सिफारिश की गई है।
एमएसपी के अलावा किसानों को जो कर्ज है, किसानों पर जो कर्ज है उसकी भी माफी की बात इस पूरी सिफारिश के अंतर्गत आ जाती है। तो इन सिफारिशों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को कानूनी गारंटी प्रदान करने की। तो ये सिफारिश की गई है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी प्रदान की जानी चाहिए और इसका उद्देश्य यही है ताकि किसानों की वित्तीय स्थिरता को, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके, उनकी आय को सुनिश्चित किया जा सके, किसानों में जो आत्महत्या की दर है उसको न्यूनतम किया जा सके, उसको कम किया जा सके, बाजार में विभिन्न फसलों की जो कीमतें हैं उसकी जो अस्थिरता है, इंस्टेबिलिटी है, उसको भी कम किया जा सके और ग्रामीण आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और ये सुनिश्चित किया जाएगा अगर हम कानूनी रूप से विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित कर देंगे। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को एक कानूनी गारंटी प्रदान करने का आज एक सिफारिश इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई है। इसका लाभ, अगर हम इसके लाभ की बात करें तो किसानों को इसका लाभ किस प्रकार से होगा। किसानों की एक निश्चित आय निर्धारित हो जाएगी। एक निश्चित आय निर्धारित होने से एक लगातार अलग अलग प्रकार से आप कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक मांग को, उपभोक्ता मांग को भी बढ़ाया जा सकता है जो अर्थव्यवस्था की व्यापक उत्पादकता को बढ़ा सकता है। भविष्य में किसानों के लिए बेहतर योजना तैयार की जा सकती है, उत्पादकता में, उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी गारंटी अधिकार देने से की जा सकती है। ये सारे लाभ इसके हो सकते हैं। समिति ने एमएसपी को कानूनी गारंटी के लिए एक रोड मैप विकसित करने और एमएसपी बिक्री पर संसद को समय समय पर अपडेट करते रहने का आह्वान भी किया है। तो एमएसपी को लेकर के ये महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है। धान की जो पराली है, पराली निपटान के लिए किसानों को मुआवजे की भी बात की गई है। पराली को सामान्य तौर से जब जलाया जाता है, विशेष तौर से अक्टूबर और नवंबर के महीने में, नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो उससे खासतौर से अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाके में पराली जलाई जाती है, धान की फसल का जो निचला हिस्सा बच जाता है उसको जलाया जाता है, तो दिल्ली के आसपास के इलाके में एक प्रदूषण समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लगातार पराली इस कारण से चर्चा में रहती है। लेकिन इसमें किसानों के सामने भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस जो पराली होती है उसका निपटान किस प्रकार से किया जाए। तो इसके अंतर्गत भी एक सिफारिश की गई है कि किसानों को फसल अवशेष जलाने से रोकना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और फसल वे न जलाएं, फसलों के अवशेष न जलाएं, जो धान की फसल है उसके अवशेषों को न जलाएं। इसके लिए उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है। इनको अवशेष जलाने से रोकना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण को इससे नुकसान होता है और विशेषकर सर्दियों के दौरान। सिफारिश की गई है कि धान की बर्बादी के प्रबंधन और निपटान के लिए किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए और साथ ही प्रति एकड़ 2,000 रुपए का बोनस देने का भी सुझाव इस स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया गया है। पीएम किसान सहायता में वृद्धि की सिफारिश की गई है। जो पीएम किसान सम्मान निधि दी जाती है उसमें वार्षिक सहायता किसानों को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की सिफारिश इस कमेटी की द्वारा की गई है और बटाईदार किसानों और खेत मजदूरों को मौसमी प्रोत्साहन दिया जाए, इस प्रकार की भी बात की गई है। किसानों को ऋण माफी प्रदान करने का आह्वान किया गया है, उसकी भी सिफारिश पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य है कि किसानों पर बढ़ते हुए कर्ज से जुड़े किसान संकट को सुलझाने के लिए बेहद जरूरी है ताकि किसानों में आत्महत्या की दर को कम किया जा सके। किसानों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए ऋण माफी योजना शुरू करने की सिफारिश की गई है ताकि किसानों को ऋण लेने की जो मात्रा है, उनके ऋण लेने की जो मात्रा है वो हाल ही में वृद्धि हुई है और इतनी ज्यादा वृद्धि अगर हो गई है तो ऋण माफी योजना को लागू करना चाहिए। कृषि बजट में भी वृद्धि की सिफारिश है और ये चिंता जताई गई है कि केंद्रीय योजना परिव्यय में जो कृषि की हिस्सेदारी है तो वर्ष 2020-21 में 3.53 से प्रतिशत से घटकर 2024-25 में केवल 2.54% हो गई है और इसलिए किसानों जो अलग अलग योजना परिव्यय है, जो केंद्रीकृत योजना परिव्यय है, उसमें कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने कृषि बजट को बढ़ाएं। छोटे किसानों के लिए सार्वभौमिक फसल बीमा की भी बात की गई है, जिसका उद्देश्य है छोटे किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाए और प्रस्ताव यही है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्वास्थ्य बीमा मॉडल के आधार पर 2 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों के लिए
अनिवार्य सार्वभौमिक फसल बीमा लागू किया जाए। तो एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये भी है। राष्ट्रीय कृषि मजदूर आयोग बनाने की एक महत्वपूर्ण सिफारिश है और इसका उद्देश्य है कि कृषि मजदूरों के लंबे समय से लंबित अधिकारों और कल्याण पर विशेष तौर से ध्यान देना। सिफारिश यही है कि कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए। कृषि मंत्रालय का नाम बदल करके कृषि विज्ञान कृषि मंत्रालय का वर्तमान में नाम क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और सिफारिश ये की गई है कि इसका नाम कृषि किसान एवं खेत मजदूर कल्याण मंत्रालय कर दिया जाए। इसमें मजदूरों को भी शामिल किया जाए ताकि इसके दायरे को, इसके फोकस को, मंत्रालय के फोकस को व्यापक बनाया जा सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश है राष्ट्रीय कृषि मजदूर आयोग की भी और साथ ही कृषि मंत्रालय के नाम को बदलने की भी, ताकि उसके फोकस को विस्तृत किया जा सके। महत्वपूर्ण सिफारिश है और मुख्य परीक्षा में ये पॉइंट आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो इन पॉइंट्स को विशेष तौर से याद रखिएगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और जल्द ही राष्ट्रपति बनने वाले हैं, फाइनली उनका शपथ ग्रहण समारोह जनवरी महीने में होने वाला है। उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि बिटकॉइन को, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, उसको एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व में के रूप में अमेरिका को प्रयोग करना चाहिए। उसका एक रणनीतिक रिजर्व के रूप में प्रयोग होना चाहिए। जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन का मतलब क्या है? ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। जिस प्रकार से आपका सिक्के होते हैं, आपके बैंक नोट होते हैं, उसी प्रकार से डिजिटल फॉर्म में डिजिटल करेंसी की भूमिका में क्या है? ये है, बिटकॉइन है। और आप इसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में किस प्रकार से काम करता है? जिस प्रकार से आप अपने बैंक नोट और सिक्कों के माध्यम से बाजार में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं और कुछ खरीद करके ले आते हैं, उसको पैसे चुकाते हैं। इसी प्रकार से ऑनलाइन आप कोई भी भुगतान, कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए अगर कोई विक्रेता बिटकॉइन को स्वीकार करता है तो उससे वो चीज बिटकॉइन के बदले ले सकते हैं। एक डिजिटल करेंसी के रूप में ये काम करती है और इसके लिए कई प्लेटफॉर्म्स हैं। कई प्लेटफॉर्म जैसे बिनांस एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, इसी प्रकार के और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी बिटकॉइन के लिए बने हुए हैं। ये सिक्योर रहे, इसके लिए जो ट्रांजैक्शन व्यवस्था या जो बही खाता है, ऑनलाइन बही खाता, उसको आप ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। ब्लॉकचेन एक ऑनलाइन बही खाते के रूप में काम करता है और ये काम इस प्रकार से करता है, इतनी सिक्योरिटी के साथ काम करता है कि सारी चीजें भी एक प्रकार से यहाँ पर दर्ज होती रहती हैं। ऑनलाइन एक कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से ये पूरी वित्तीय व्यवस्था चलती है बिटकॉइन की, और सारी चीजें, वो सारा का सारा लेन देन एक प्रकार के आपके ऑनलाइन बही खाते में जमा होता रहता है। और अगर कोई, जिस प्रकार से आपका एक ऑफलाइन कोई बही खाता आपने बनाया है, वो भर जाता है तो आप दूसरी डायरी चुनते हैं और उसमें अपना बही खाता लिखते हैं, अपना हिसाब लिखते हैं। उसी प्रकार से ऑनलाइन अगर आपकी एक एक कोई, आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोई डायरी डायरी समान आप चीजें मान लीजिए, अगर उसकी व्यवस्था पूरी भर भर जाती है, एक्सचेंज से संबंधित जितने भी विवरण हैं वो भर जाते हैं, तो एक अगला ब्लॉक बनाया जाता है। अगले ब्लॉक में फिर से वो सारी चीजें, वो सारे ट्रांजैक्शन लिखे होते हैं, ऑनलाइन उनका पूरा विवरण हो जाता है और ये अगली व्यवस्था पिछली व्यवस्था से जुड़ी होती है और इसीलिए इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। तो इसलिए अगर एक कंप्यूटर में आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको सभी प्रकार के, सभी तरह के कंप्यूटर्स में जो भी उस पूरी नेटवर्किंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए इसको सिक्योर व्यवस्था माना जाता है और इस प्रकार से एक विवरणों का ब्लॉक बनता चला जाता है और इसलिए इस व्यवस्था को ब्लॉकचेन कहते हैं, इसलिए इसको सिक्योर भी माना जाता है। अब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि चीन के खिलाफ अपने आप को, एक तरह से चीन को प्रतिद्वंदता या चीन को कंपटीशन देने के लिए जरूरी है कि हमें बिटकॉइन को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को पहले ठीक से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि रणनीतिक रिजर्व या स्ट्रेटेजिक रिजर्व संकट या आपूर्ति व्यवधान के दौरान उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों का ये भंडार होता है। जब भी कोई संकट आता है या आपूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान आए तो एक आपके पास
उस तरह की आपूर्ति को, किसी भी तरह की आपूर्ति में व्यवधान आए तो उस आपूर्ति को संकट के समय बनाए रखने के लिए आप कोई ना कोई एक उसका रिजर्व बनाते हैं, किसी भी चीज का रिजर्व बनाते हैं, तो वो आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंतर्गत आ जाता है। और उसका महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि जब 1973 में अरब देशों ने तेल के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया था, तेल एम्बार्गो लगाया था, तो उस दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने 1975 में अपना तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया था, जो बहुत फेमस हुआ था। और आने वाले समय में अलग अलग तरह की संकटों से जूझने के लिए उस तेल रिजर्व ने बहुत ही बड़ा फायदा अमेरिका को पहुंचाया था। अमेरिकी तेल रिजर्व इसलिए 1975 में विशेष रूप से चर्चा में आया था क्योंकि तेल प्रतिबंध के बाद पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ था। इसी प्रकार से चीन और कनाडा द्वारा भी अलग अलग चीजों का रिजर्व, अलग अलग तरह के संसाधनों का एक भंडार बनाया जाता है। अलग तरह के रिजर्व बनाने में, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने में वे कामयाब हुए हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चीन का धातुओं और ग्रेन्स को लेकर, अनाज को लेकर और पोर्क उत्पादन को लेकर के जो उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी प्रकार से कनाडा का मैपल सिरप स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मैपल सिरप एक प्रकार का प्राकृतिक स्वीटनर है जो कि मैपल के पेड़ से बनाया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि अमेरिका बिटकॉइन रणनीतिक रिजर्व कैसे काम कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि अभी सबसे पहले तो कैसे काम कर सकता है इसके बारे में ये जानना महत्वपूर्ण है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या होगी वो अस्पष्ट है। यानी ये अनिश्चित है कि रिजर्व का निर्माण कार्यकारी शक्तियों के माध्यम से किया जाएगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप को जो कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के रूप में मिलेगी उसके माध्यम से बिटकॉइन रिजर्व का को डेवलप किया जाएगा, या कांग्रेस की स्वीकृति भी इसके लिए आवश्यक होगी। तो एक तो कानूनी प्रक्रिया क्या होगी उसमें अस्पष्टता है। अमेरिकी जो ट्रेजरी है, अमेरिकी जो वित्त विभाग है, उसके एक्सचेंज स्थिरीकरण कोष यानी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड का उपयोग बिटकॉइन खरीदने और रखने के लिए किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत उससे भी की जा सकती है जो वर्तमान में रखे गए 2 लाख टोकन है। और ये 2 लाख टोकन कहां से आए हैं? आपराधिक व्यक्तियों से जब्त किए गए हैं। तो इससे भी इसकी शुरुआत हो सकती है। सरकार अधिक बिटकॉइन प्राप्त करने के लिए ऋण को भी जारी कर सकती है या कुछ स्वर्ण भंडार को भी बेच सकती है। इस तरह का भी अलग अलग एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ये काम भी कर सकती है। तो ये क्या किस प्रकार से जाएगा उसका हमने एक विवरण देख लिया। बिटकॉइन रिजर्व के लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं, यानी अमेरिका को इसकी जरूरत क्यों है, इसको भी ठीक तरीके से देख लेते हैं। ट्रंप के प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वो ये माना जाता है कि चीन के तरफ से बढ़ने वाली प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को वैश्विक बिटकॉइन बाजार पर प्रभुत्व स्थापित करने की आवश्यकता है। यानी चीन की जो कंपटीशन ऑनलाइन करेंसी को लेकर के उसका सामना अगर करना है, चीन जो कंपटीशन ऑनलाइन करेंसी को लेकर के दे रहा है उसका सामना करने के लिए बिटकॉइन रिजर्व रखना अमेरिका के लिए आवश्यक है, ऐसा ट्रंप का मानना है। और उसका सामना करने के लिए ही बिटकॉइन रिजर्व ट्रंप बनाना चाहते हैं भविष्य में। बिटकॉइन को धारण करने से करों में वृद्धि किए बिना अमेरिकी घाटे को कम किया जा सकता है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि अगर एक बहुत बड़े स्तर पर रिजर्व करेंसी आपकी ऑनलाइन पड़ी है तो इससे क्या है कि अमेरिकी घाटे को ऑनलाइन किया जा सकता है। और क्योंकि फिजिकल फॉर्म में ये नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है और अगर इसने ऑनलाइन फॉर्म में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घाटे को दूर करने में भूमिका निभा दी तो इससे भविष्य में डॉलर भी मजबूत हो सकता है और वो दुनिया की अन्य करेंसी को एक चुनौती भी दे सकता है। जो वर्तमान में डॉलर वैसे भी बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसकी प्रभावशालीता को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो घाटा है वो एक सीमित स्तर पर रहे। तो अमेरिकी घाटा जैसे ही कम होगा अमेरिकी डॉलर को उससे मजबूती मिलेगी और मजबूत डॉलर अमेरिका को चीन और रूस जैसे वैश्विक शक्तियों पर अधिक प्रभाव प्रदान कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि बिटकॉइन रिजर्व अमेरिकी, अगर बिटकॉइन रिजर्व बनाए रखा जाता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के घाटे को दूर करने में मदद मिल सकती है, डॉलर मजबूत हो सकता है और अन्य देशों से जो प्रतिस्पर्धा मिलती है डॉलर को चुनौती देने वाली, चाहे वो रूस की रूबल से हो या फिर चीन की येन से हो। चीन की जो करेंसी है वो ज्यादा आप जानते हैं कि वो ज्यादा एक प्रभावशाली है, तो उसको चुनौती देने के अंतर्गत ये प्रभाव रखता है।
बिटकॉइन रिजर्व के जोखिम भी कुछ हैं और मैं जोखिम भी हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा जोखिम ये है कि इसकी जो डिमांड है या इसकी जो पूरी कार्यप्रणाली वो बहुत अस्थिर मानी जाती है, क्योंकि बिटकॉइन का मूल्य अत्यधिक अस्थिर है, जिससे दीर्घकालिक वित्तीय योजना के लिए ये अप्रत्याशित हो सकता है। यानी सामान्यतः ये माना जाता है कि बिटकॉइन का मूल्य आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। उसमें अनिश्चितता का तत्व है और अगर उसका मूल्य घट जाता है तो जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की घाटे की पूर्ति के रूप में उसका इस्तेमाल हो सकता है, उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है अगर उसकी कीमत घट गई। साथ ही जो क्रिप्टो वॉलेट होते हैं जिसके माध्यम से बिटकॉइन का भुगतान होगा, जहां बिटकॉइन संग्रहित किया जाता है, वो साइबर हमलों के प्रति भी संवेदनशील है। उस पर साइबर हमले भी होते रहते हैं, तो उसकी सुरक्षा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तेल या धातुओं के विपरीत बिटकॉइन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रत्यक्ष कार्यात्मक उपयोग नहीं है, जिससे दीर्घकालिक सरकारी भंडारण के लिए जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में वो डेवलप हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर वो एक फिजिकल संपत्ति के रूप में नहीं है, तो भविष्य में उसका भंडारण करना जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में डेवलप हो सकता है। ये बिटकॉइन के रूप में एक महत्वपूर्ण चीज है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़ी हुई है। ऐसी खबरें हैं, इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं सरकार के निर्णयों से कि भविष्य में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को सरकार वापस ले सकती है या उसके माध्यम से होने वाला जो निवेश है उसमें निवेश को भी कम कर सकती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रूप में जो ट्रांच के रूप में उसको जारी किया जाता है उसको कम कर सकती है। सरकार धीरे धीरे इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। तो पहले खबर को विस्तार से जान लेते हैं। सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की उच्च लागत को देखते हुए इस योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। सरकार ने इस योजना को शुरू ही इसलिए किया था ताकि सरकार अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण इस योजना के माध्यम से कर सके और साथ ही लोगों की जो घरेलू बचत है उस घरेलू बचत को वित्तीय बचत के रूप में डेवलप कर सके। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किए गए थे, लेकिन बजट 2024-25 में सोने पर आयात शुल्क में कटौती कर दी गई, जिससे न केवल सोने की कीमत में गिरावट आई है बल्कि सोने की मांग भी बढ़ी है। तो अगर इस तरह से सोने की गिरावट हुई है और सोने की मांग भी बढ़ी है और सरकार के उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को जारी रखने की सरकार की कोई भी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी वो एक सार्वजनिक क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, बल्कि एक तरह का निवेश विकल्प है। इसलिए सरकार भविष्य में इसको बंद कर सकती है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण विभिन्न नीतियों के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे वो डेटेड सिक्योरिटीज हों, राष्ट्रीय लघु बचत कोष हों, भविष्य नीति हो। इसी तरह से नवंबर 2015 में सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत की थी ताकि वित्तीय घाटे की पूर्ति भी की जा सके और साथ ही लोगों की घरेलू बचत को वित्तीय बचत के रूप में डेवलप किया जा सके। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कौन जारी करता है? भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें एक जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की कीमत मार्केट में सोने की कीमत से निर्धारित होती है। यानी एक बॉन्ड की जो कीमत है वो मार्केट में सोने के एक ग्राम सोने, 1 ग्राम सोने की कीमत से निर्धारित होती है। 1 ग्राम सोने की कीमत अगर मार्केट में 5,000 रुपए है और आप 10 बॉन्ड प्राप्त करना चाहते हैं, 10 बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 50,000 रुपए का निवेश कर दिया। इस पर आपको एक निश्चित राशि का ब्याज दर भी मिलेगी। मान लिया इस पर 2.5% की ब्याज दर आपको प्राप्त होती है, तो आप इस 50,000 की राशि पर 2.5% के हिसाब से अब ब्याज दर भी हासिल करेंगे, जो आपको एक प्रकार से हर 6 महीने में चुकाई जाती है। और सामान्यतः इस बॉन्ड की जो मैच्योरिटी की अवधि है वो 8 वर्ष रखी है, लेकिन 5 वर्ष बाद भी आप इसको भुना सकते हैं। जब 8 वर्ष इसके पूरे हो जाएं और मार्केट में सोने की कीमत 10 बॉन्ड के बराबर सोने की कीमत अगर 75,000 रुपए हो जाती है, तो आपको ये 75,000 रुपए की राशि ही प्राप्त होगी इस 50,000 की जगह। और जो आपको ब्याज मिलता है वो ब्याज तो आपको लगातार मिलता ही रहेगा। तो प्रति इकाई 1 ग्राम सोने को दर्शाती है। इसके अलावा ब्याज आपको 2.5% प्रतिवर्ष निर्धारित हुआ है। जितना आप सोने में निवेश करते हैं वो सोने की मात्रा सुरक्षित रखी जाती है और आपको अर्धवार्षिक तौर पर जो भी आपका ब्याज है वो लगातार आपको मिलता रहता है और जब परिपक्वता अवधि पूरी हो जाती है तो आपको मूलधन भी उसके माध्यम से प्राप्त होता है।
इसमें सबसे जो आकर्षक विशेषता है वो आकर्षक विशेषता यही है कि इसकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर स्वर्ण बॉन्ड्स को भारतीय रुपये में भुनाया जाता है। ये बॉन्ड कम जोखिम और भंडारण की लागत के कारण भौतिक रूप में सोने रखने का बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं और निवेशकों को परिपक्वता के समय सोने के बाजार मूल्य और आवधिक ब्याज का आश्वासन मिलता ही है। अवधि इसकी मैच्योरिटी के 8 वर्ष है और 5 साल बाद इसको भुनाया भी जा सकता है, 5 वर्ष बाद। इसमें मुख्य चिंता यही है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की लागत इसमें काफी अधिक पा रही है। यानी सरकार ने जो एक उद्देश्य रखा था कि वो अपने राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण इसके माध्यम से करेगी, उसकी सरकार की लागत बहुत ज्यादा है। इसलिए सरकार इस योजना को एक तरह से कम करने पर या इससे हाथ खींचने पर विचार कर रही है। एक साल में पहले जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 10 किस्तें या 10 ट्रांच में इसको जारी किया जाता था, फिर उनको घटाकर 4 किया गया, फिर 2 किया गया। साथ ही सरकार ने जैसा आपको बताया कि सीमा शुल्क भी इस पर घटाया है, 15% से घटाकर 6% कर दिया है, जो भी एक संकेत है कि अगर बाजार में इसकी सोने की कीमत घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो शायद इस योजना की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक क्षेत्र की योजना नहीं है, मात्र एक निवेश विकल्प है, तो सरकार को इसे जारी रखने से बहुत अधिक लाभ भी नहीं है। अगर आप 1 फरवरी का जो अंतरिम बजट है, उसके लिए जो सकल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निर्गम को देखेंगे, वो 29,638 करोड़ रुपए से जो पूर्ण बजट है, जो 23 जुलाई को पेश किया गया था, उसकी राशि 18,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि सरकार इसे बंद कर सकती है। और वर्ष 2024-25 में अभी तक कोई भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। इसके जरिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए शुद्ध उधारी को पहले के अनुमानित 26,138 करोड़ रुपए से घटाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब इससे संबंधित इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक सवाल है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बिटकॉइन क्या है? सरकार द्वारा जारी एक प्रकार की भौतिक मुद्रा, सरकार समर्थित डिजिटल मुद्रा, एक क्रिप्टो करेंसी जिसका उपयोग केवल गेमिंग में किया जाता है, एक डिजिटल मुद्रा जो विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर संचालित होती है। दूसरा प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख सिफारिश क्या है? ए ऑप्शन है एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना, फसलों के लिए एमएसपी कम करना, एमएसपी प्रणाली को हटाना या निजी व्यापारियों को एमएसपी निर्धारित करने की अनुमति देना। और तीसरा प्रश्न है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी? नवंबर 2014, नवंबर 2016, नवंबर 2015 या दिसंबर 2016? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।